गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अणु के बारे में आज की क्लास में हम अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान होता है। किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन कणों के द्रव्यमानों का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान की जो सर्वप्रथम संकल्पना दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। उसके बाद में हमने परमाणु द्रव्यमान की इकाई एएमयू के बारे में पढ़ा था, जो प्रारंभ में दी गई थी, लेकिन उसके बाद में आईयूपीएसी ने इसे चेंज कर यू यानी यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई को दिया था। प्रारंभ में हमने जो परमाणु द्रव्यमान की मौलिक इकाई मानी थी वो थी ऑक्सीजन के 1/16 भाग को, लेकिन 1961 में वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान मापने की मौलिक इकाई को स्वीकार किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी पिछली क्लास के बारे में परमाणु द्रव्यमान के बारे में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अणु के बारे में। अणु किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं अणु। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अणु दो या दो से अधिक ऐसे परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा अथवा परस्पर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वह अणु कहलाता है। तो ये थी अणु की परिभाषा। हम पढ़ने जा रहे थे एक तत्व की अणु। एक तत्व के अणु में परमाणु की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु और चतुर्थ परमाणु और बहुपरमाणु भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर केवल त्रिपरमाणुक तक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एक परमाणु का। किसी भी तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु उपस्थित हो तो उसे एक परमाणुक अणु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी किसी भी अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है तो उसे हम एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया ऑर्गन का, ऑर्गन यानी Ar। अब इसमें केवल इस परमाणु की संख्या केवल एक ही है, तो ये एक परमाणु हो गया। और ले ले हीलियम यानी He, इसमें भी केवल एक ही प्रकार का एक ही प्रकार का परमाणु उपस्थित है। कार्बन यानी C, इसमें भी केवल एक ही प्रकार का परमाणु उपस्थित है। तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तो वह एक परमाणु अणु कहलाते हैं। उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पर आता है द्विपरमाणुक अणु। यानी किसी भी तत्व में अणु में एक ही प्रकार के दो परमाणु उपस्थित हो तो हम उसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। किसी भी तत्व के अणु में एक ही प्रकार के दो परमाणु उपस्थित हो तो उसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। द्विपरमाणुक अणु कहते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2। इसमें इस अणु के अंदर दो परमाणु उपस्थित है, लेकिन वह एक ही प्रकार के, एक जैसे ही अलग अलग नहीं है, यानी दो O उपस्थित है। और ऐसे ले लो नाइट्रोजन, जैसे N2, तो इसमें भी केवल एक ही प्रकार के दो परमाणु उपस्थित है, ना कि अलग अलग प्रकार के। इसमें तो केवल एक ही प्रकार के, इसमें दो प्रकार के, यहाँ दो लिखा हुआ है तो दो परमाणु उपस्थित होंगे। तीसरा त्रि परमाणुक अणु, किसी भी तत्व के अणु में, किसी भी तत्व के अणु में एक ही प्रकार के तीन परमाणु उपस्थित हो, एक ही प्रकार के तीन परमाणु उपस्थित हो तो उसे त्रिपरमाणुक कहते हैं। यानी किसी भी तत्व के अणु में तीन प्रकार के, एक ही जैसे तीन प्रकार के अणु अगर परमाणु उपस्थित हो तो वह त्रिपरमाणुक अणु कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ओजोन, O3। अब ये O है लेकिन वो उनकी संख्या होगी 3, और यहाँ ऑक्सीजन जिसकी संख्या होगी 2, और यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का परमाणु उपस्थित है। यहाँ दो प्रकार के, लेकिन संख्या 2 है लेकिन प्रकार एक ही होगा। ठीक है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है या 2 ऑक्सीजन है या 3 ऑक्सीजन है। तो ये होते हैं एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक और त्रिपरमाणुविक अणु। अब हम पढ़ते हैं परमाणुकता क्या है। हमने ये पढ़ा कि त्रि तो यानी 3, परमाणुकता क्या है, क्या चीज, यानी किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। यानी जिस अणु के, कोई सा भी अणु ले लो, उसके अंदर जो परमाणुओं की उसकी संख्या होगी वह उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं परमाणुकता के बारे में। परमाणुकता किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की या उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी किसी अणु की संरचना में, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। जैसे हमने पढ़ा था अभी एग्जाम्पल में कि ये ऑर्गन है, तो इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित है। तो ये एक परमाणु, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था कि इसमें 2 प्रकार के परमाणु उपस्थित है। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा तो कि इसमें 3 प्रकार के परमाणु उपस्थित है। तो इस संख्या के आधार पर एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु, चतुर्थ परमाणु, इस तरह ये संख्या बढ़ती जाती है। तो ये था परमाणुकता के बारे में। उसके बाद में आपकी किताब में यौगिक के अणु की भिन्न भिन्न यौगिकों के भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते जुड़ते हैं तो यौगिक के अणु का निर्माण होता है। यौगिक के अणु,
अगला हेडिंग है, अगला टॉपिक है आपके पास यौगिक के अणु, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो तत्व होंगे वो भिन्न भिन्न तत्व होंगे, यानी अलग अलग प्रकार के तत्व होंगे, लेकिन उनमें जो परमाणु की संख्या होगी वो एकदम निश्चित होगी। तो वह जो और एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ है क्या चीज ये। जैसे कोई भी एक यौगिक हो गया, जैसे हमने एक यौगिक ले लिया जल, यानी कि H2O। इसमें हाइड्रोजन के अणुओं की हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन का परमाणु 1। उसके बाद में संयुक्त तत्व, यानी ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, संयुक्त तत्व ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमें इसका द्रव्यमान अनुपात याद करना है कि इसका द्रव्यमान अनुपात क्या होगा। ये द्रव्यमान अनुपात, यानी कि इसका द्रव्यमान अनुपात होता है 1:8। अब ये आया कैसे, हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई 1:8 आया कैसे। तो आइए हम इसको समझते हैं कि आया कैसे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा 1 होता है। और फिर लिखते हैं हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। अब इस आधार पर हम जल का द्रव्यमान निकालते हैं। जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। लेकिन यह हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान बटे हुए ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब हाइड्रोजन के 1 अणु का द्रव्यमान 1, तो 2 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान केवल 1 अणु है, तो 1 अणु का द्रव्यमान होता है 16। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 8, यानी 1/8, तो 1:8। ये आ गया 1:8। ये आपका द्रव्यमान अनुपात कहलाता है। इस तरह हम किसी भी यौगिक का द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम एक और यौगिक का उदाहरण लेते हैं अमोनिया का। एक और यौगिक के पास अपने पास है अमोनिया, यानी कि NH3। अब यौगिक एक तो ये हो गया, एक यौगिक दूसरा अमोनिया। अब इसका संयुक्त तत्व क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें इसका द्रव्यमान अनुपात निकालना है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा
कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान ये होता है 7। नहीं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। तो हम अमोनिया का द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अमोनिया का द्रव्यमान होगा, अमोनिया का द्रव्यमान यानी कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान बटे हुए हाइड्रोजन का द्रव्यमान, यानी हाइड्रोजन के यहाँ कितने अणु हैं? 3 अणु है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन के 3 अणुओं का द्रव्यमान। यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु थे तो हमने 2 लिखा, यहाँ हाइड्रोजन के 3 अणु हैं तो 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन के 3 अणु का द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन का 14, यहाँ नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो ये हो गया 14:3। तो यहाँ जो द्रव्यमान अनुपात होगा इनका होगा 14:3। इस तरह आप अमोनिया का भी निकाल सकते हैं। आज आपको होमवर्क के लिए मैं एक यौगिक दे रहा हूँ, आप भी उसका द्रव्यमान अनुपात निकालने की कोशिश कीजिएगा। यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि CO2। आप भी CO2 का इस तरह द्रव्यमान अनुपात निकालने की कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आया है। हल करके देखिएगा और नहीं समझ में आए तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो ये थे आपके द्रव्यमान अनुपात निकालने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे जल के अणु में प्रयुक्त परमाणु संख्या का अनुपात की। जल के अणु में जो परमाणु की संख्या है उसका हम अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। जो आपकी किताब के अंदर एक सारणी दी हुई है कि जल के अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात जल अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात। ठीक है स्टूडेंट, हम निकालेंगे जल के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात। हमें पता है जल यानी कि H2O। तो हम एक सारणी बनाएंगे, सारणी के हिसाब से करेंगे। ये हो गया आपके पास तत्व, उसके बाद में है द्रव्यमान अनुपात, उसके बाद में आता है आपके पास परमाणु द्रव्यमान, और उसके बाद में आपके पास आता है द्रव्यमान अनुपात बटे हुए परमाणु द्रव्यमान अनुपात बटे हुए परमाणु द्रव्यमान U, और उसके बाद में लिखेंगे हम सरल अनुपात। तो ये हो गया। अब आपके पास में तत्व है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात यानी परमाणु क्रमांक 1, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी हो जाएगा 1। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात यानी परमाणु क्रमांक 8, तो इसका परमाणु द्रव्यमान
परमाणु का दुगना यानी 16। तो इसको हल करते हैं। द्रव्यमान अनुपात 1/1, ये आया 1। यहाँ होता है 8/16, काटने पर 1/2। तो ये जो अनुपात आता है वह सरल अनुपात नहीं है, क्योंकि अब जरा देखिए हाइड्रोजन का तो एक अणु हो रहा है इसमें, लेकिन ऑक्सीजन का अणु आधा हो रहा है। तो ये जो अनुपात है वो सरल अनुपात में नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे और इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा 1, यानी कि जो H अनुपात वो आता है वह आता है 2:1, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात आता है 2:2, 1, यानी कि क्या हुआ H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु व ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बनाता है। तो इस तरह हम किसी भी अणु के परमाणु की संख्या का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम अब आगे पढ़ेंगे आयन। आयन क्या है? धातु तथा अधातु युक्त यौगिकों में आवेशित कण पाए जाते हैं या आवेशित कणों से बने होते हैं। इन्हीं आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। आयन ही वह अणु होता है जिसके ऊपर यौगिक का पूरा आवेश यानी नेट आवेश निर्धारित रहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आयन। आयन धातु अथवा अधातु युक्त यौगिक में यौगिकों युक्त धातु अथवा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी धातु या अधातु जो युक्त यौगिक में आवेशित कण पाए जाते हैं, आवेशित कणों से बने होते हैं, इन्हीं आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर उस यौगिक तत्व का नेट आवेश विद्यमान रहता है। यानी आयन आवेशित परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है, परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान विद्यमान होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी आयन आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है और ये जो आवेश होगा वह ऋणावेश या धनावेश होगा। ये ऋणावेश या धनावेश होता है। जो आवेश विद्यमान होगा किसी भी यौगिक पर, तो वह आवेश या धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, या एक ही यौगिक में दोनों प्रकार के आवेश होंगे, धनावेश या ऋणावेश। यह ऋणावेश
या धनावेश होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आवेश होगा या तो ऋणावेश होगा या धनावेश होगा। एक होते हैं ऋणायन, एक होते हैं ऋणायन जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है, जिस पर ऋणावेश, जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है, यानी जिस पर ऋणावेश उपस्थित होगा वह ऋणायन कहलाते हैं। और धनायन, जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, यानी कि जिस पर ऋणावेश उपस्थित होगा वह ऋणायन कहलाता है और जिस पर धनावेश उपस्थित होगा वह धनायन कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड पर Na यानी सोडियम पर धनावेश उपस्थित होता है और ये Cl माइनस, इस पर क्लोरीन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, तो ये ऋणायन, ये तो धनायन कहलाएगा और ये ऋणायन कहलाता है। तो ये था आयन के बारे में कि परमाणुओं का नेट आवेश आयन पर ही विद्यमान होता है। अब लास्ट आपके बचता है आयनिक यौगिकों के जो संगठन तत्व होते हैं उसका हम द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं। तो हम निकालते हैं आयनिक यौगिकों के संगठन तत्वों का द्रव्यमान अनुपात। आयनिक यौगिकों के संगठक तत्वों का द्रव्यमान अनुपात, द्रव्यमान अनुपात। ठीक है, तो यहां हम सबसे पहले लेंगे आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक लेंगे। आयनिक यौगिक में हम सबसे पहला लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम लिखते हैं CaO। अब इसका संगठक तत्व होगा, संगठक तत्व, इसका जो संगठक तत्व होगा एक तो कैल्शियम होगा, एक हो जाएगा ऑक्सीजन। एक हो जाएगा कैल्शियम, एक हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसका निकालना है द्रव्यमान अनुपात। द्रव्यमान अनुपात तरीका वो होगा जिस प्रकार हमने यौगिक के अणुओं का जो द्रव्यमान अनुपात निकाला था, इसी तरह हम इसकी तत्वों का भी हम द्रव्यमान अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कैल्शियम का द्रव्यमान। कैल्शियम का द्रव्यमान, कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, यानी कि परमाणु क्रमांक का दुगना। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान
तो सबसे पहले लिखेंगे हम कैल्शियम का द्रव्यमान। यहाँ देखिए कैल्शियम का केवल एक अणु है, तब हम कैल्शियम का द्रव्यमान ही लिखेंगे। ऑक्सीजन का भी एक अणु है, तो हम यहाँ भी ऑक्सीजन का द्रव्यमान ही लिखेंगे। अगर 2 अणु या 3 अणु थे तो हम लिखते थे ऑक्सीजन के 2 अणु का द्रव्यमान या 3 अणु का द्रव्यमान, लेकिन यहाँ दोनों एक एक अणु ही है, एक एक परमाणु ही उपस्थित है। कैल्शियम का द्रव्यमान बटे हुए ऑक्सीजन का द्रव्यमान, यानी कि कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है 40 और ऑक्सीजन का 16, तो कट जाएंगे 8 × 5 40, 5 दूनी 8 दूनी 16, यानी 5:2। तो यहाँ कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात आता है 5:2 आता है। इस तरह आप अनेक यौगिकों के द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं। अब आपके होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फाइड का। मैग्नीशियम सल्फाइड का आप इस मैग्नीशियम सल्फाइड का MgS मैग्नीशियम सल्फाइड का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिएगा। मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा कि इसका परमाणु द्रव्यमान ये होता है, हमने ऐसे निकाला है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अणु के बारे में पढ़ा था और आयन के बारे में पढ़ा था और यौगिक के अणु का द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं और आयनिक यौगिक के जो अणु हैं उनका द्रव्यमान अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। तो गुड नाइट स्टूडेंट, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र को लिखते कैसे। धन्यवाद।